नमस्कार बच्चों, शुभ मध्याह्न आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। 2-3 दिन के अंतराल के पश्चात हमारी इस कक्षा का आयोजन हुआ है और इसी कक्षा में हम अपनी पूर्व कक्षा की जानकारी के साथ समायोजन बिठाते हुए आगे की कक्षा का संचालन करेंगे। हमारी इसी कक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्पर्श की किताब का गद्यांश भाग का पाठ 3 तंतारा वामीरो एक प्रेम कथा। द्वितीय लेसन सीताराम सिकसरिया डायरी का एक पन्ना जो हमारे सिलेबस में है लेकिन इस साल सीबीएसई के इसी एग्जाम में शामिल नहीं किया गया है। इसी लेसन की जानकारी हम पूर्व में प्राप्त कर चुके थे, आधा लेसन हमारा हो चुका था, लेकिन वापस से इसका दोहरान करते हुए हम आगे इस पूरे पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ के लेखक है लीलाधर मंडलोई और लीलाधर मंडलोई जो मुख्य रूप से एक कवि हैं और कवि के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष खास तौर पे छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को अपने ये काव्य लेखन का या अपने गद्य लेखन का आधार बनाया। तो उन्होंने अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों की या द्वीपों की लोक कथाओं, लोक गीतों और कहानियों के बारे में भी अपना कई गद्य लेखन किया है। उसी अंडमान निकोबार से संबंधित एक लोक कथा कही जाती है, लोगों के द्वारा कही गई कहानी जो है दंत कथा के रूप में वहां बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उसी को यहाँ उजागर किया गया है। बेटा आप सभी को पता है कि मैंने जब कहानी की कथा वस्तु, परिवेश, चरित्र चित्रण, संवाद और लास्ट में कहानी किसी न किसी सीख, संदेश या शिक्षा को हमारे सम्मुख उपस्थित करती है, इसी सीख और शिक्षा को हम अंत में यहाँ उजागर करेंगे कि वास्तव में इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, इसे हमें क्यों समझना आवश्यक है। पूरी कहानी के इस क्रम को मैंने अलग अलग मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया हुआ है। जब आप इन्हीं मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए गद्य लेखन से समायोजित करते हुए चलोगे तो आपको एक एक पॉइंट वहां पर स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ, यहाँ पर पूरे पॉइंट्स को मैडम ने इस तरह से डिवाइड किया है। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बताया कि वहाँ लेखक ने भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। वहाँ बताया कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर अंडमान का एक सबसे छोटा हिस्सा है जिसे लिटिल अंडमान कहा गया है, और इसी लिटिल अंडमान से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पर निकोबार का कार द्वीप, निकोबार द्वीप समूह का कार द्वीप स्थित है। पहले ये मान्यता थी कि ये कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान, अंडमान का हिस्सा दोनों एक ही थे, लेकिन वहां एक कहानी प्रचलित है जो हमें बताती है कि ये अंडमान और निकोबार इन दोनों के जो हिस्से हैं वो अलग अलग किस कारण से हो गए। फिर बताया है कि इस कथा का जो नायक है उसका परिचय दिया है। कथा के नायक का नाम यहाँ दिया गया है तंतारा, और ये तंतारा जो है बहुत ही व्यवहार कुशल था। वह बलिष्ठ था, शक्तिशाली था, सुंदर था, साथ में नेक और ईमानदार भी था, लोगों की मदद किया करता था, लोगों के बीच में वह बहुत प्रसिद्ध था। वो उसकी शक्ति के जो चर्चे हैं वो बहुत अलग अलग गांवों तक या पूरे क्षेत्र विशेष में प्रचलित थे। सभी लोग उसको सम्मान देते थे, उसका आदर करते थे, उसको प्यार करते थे। कारण क्योंकि वो केवल अपने गांव के लोगों नहीं बल्कि द्वीप के समस्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। जहां कहीं भी कोई विशेष आयोजन होता उसे आमंत्रित किया जाता था विशेष अतिथि के तौर पे। फिर तंतारा का व्यक्तित्व बताया है कि तंतारा जो है पारंपरिक पोशाक पहने हुए रहता था और उसकी कमर में, कमरबंद में एक तलवार रहती थी। वो तलवार लकड़ी की बनी हुई थी। लकड़ी की बनी होने के बावजूद भी लोगों की ये मान्यता थी कि तंतारा की शक्ति का मुख्य केंद्र भी वही थी, क्योंकि उसको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी, कोई विलक्षण शक्ति थी उसके पास, एक अद्भुत शक्ति थी उसके पास, जिसके कारण वो तंतारा जो है वो शक्तिशाली बना हुआ था। उस तलवार का प्रयोग वो सभी के सामने नहीं करता था और किसी के विरोध में नहीं करता था, अनीति पूर्वक नहीं करता था, बल्कि लोगों की मदद के लिए ही उसका प्रयोग करता था। अब एक बारी वो तंतारा जो है वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी हमारा ज्ञान सुदृढ़ करते हुए लेखक ने बताया है कि तंतारा अपने दिन भर के श्रम के थकान को उतारने के लिए समुद्र के किनारे गया। वो प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर और मनोहर था कि तंतारा जो है उसमें अपना पूरा जो ध्यान है वो लगा चुका था, लीन हो चुका था। सूर्य की किरणें चारों तरफ वातावरण में स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी
और धीरे धीरे क्षितिज यानी धरती और आसमान जहां मिलते प्रतीत हो रहे हैं, वहां सूर्य डूब रहा था। तभी एकाएक एक जो सुंदर स्वर है उसके कानों तक पहुंचने लगा। वो स्वर में इतना लीन हो गया कि सुदबुद्धि खो बैठा। अचानक एक लहर का तीव्र प्रवाह आया और तंतारा की तंद्रा टूटी और वो उसी आवाज की ओर उन्मुख होने लगा जिस ओर से वो गीत सुनाई दे रहा था। जब वहां पहुंचा तो उसे एक नायिका दिखी, एक युवती दिखी। वह युवती जो है समुद्र में डूबते हुए सूर्य को देखते हुए बिल्कुल लीन और निमग्न हो चुकी थी और अपने गायन में ही उसका ध्यान लगा हुआ था। एकाएक लहर का तीव्र प्रवाह आया और उस युवती को भिगोकर चला गया। तुरंत उसकी भी तंद्रा टूटी और उसने गाना छोड़ दिया। अब गाना छोड़ते ही क्या हुआ, जैसे ही तंतारा स्वर के प्रति मोहित हुआ और मोहित होने के पश्चात उस नायिका को पहली बार उसने देखा। अब जब नायिका से उसकी पहली मुलाकात या भेंट हुई तो उनके बीच में वार्ता शुरू हुई, संवाद शुरू हुआ और ये संवाद जो है प्रश्नोत्तर शैली में हुआ। प्रश्नोत्तर, एक दूसरे से प्रश्न पूछना और उत्तर देते चलना। तो यहाँ सबसे पहले तंतारा ने उसी नायिका को देखते हुए कहा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? अपने गाने को वापस से पूर्ण कीजिए। नायिका ने उसके प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारे इस असंगत प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? मैं मेरे गांव के व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे गांव के व्यक्ति के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर भी नहीं हूं। तंतारा पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने वापस एक प्रश्न पूछा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? दोबारा गाना गाओ और उस गाने को पूर्ण करो। लेकिन युवती ने वापस से यही कहा कि अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस गांव के हो? मैंने तो कभी तुम्हें लपाती गांव में नहीं देखा। तो यहाँ पता चलता है कि वो युवती जो थी वो कहाँ की थी? लपाती गांव की थी। अब लपाती गांव में उस युवती का जो है स्वर के प्रति आकृष्ट होकर के तंतारा से प्रश्नोत्तर शैली में परिचय प्राप्त करना। तो यहाँ जब युवती जो है उसके प्रश्न को ध्यान नहीं देती है और वापस वहां से जाने लगती है, तभी तंतारा कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम तो बताओ। और वो जाते जाते अपना नाम बताते हुए जाती है और उस युवती ने अपना नाम बताया, वामीरो। यहाँ तक की कहानी हमने हमारी पूर्व कक्षा में कर ली थी। अब वामीरो से जब उसका परिचय हो गया तो तंतारा ने भी जाती हुई वामीरो को अपने बारे में बताया कि मैं पासा गांव का हूँ, मेरा नाम तंतारा है और मैं कल तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा, तुम जरूर वापस आना। वामीरो ने उसके उस प्रश्न का अन्य मनस्कता पूर्व यानी बेमन से, रुखे सूखे भाव से जवाब देते हुए कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन तंतारा उसकी प्रतीक्षा में रत था। अब क्या हुआ, एक दूसरे से परिचय प्राप्त हो गया। पासा गांव का था तंतारा, लपाती गांव की थी वामीरो। दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ और इसी परिचय में एक विशेष भाव जो है उन दोनों के अंतर मन में उपजने लगा। वो भाव क्या था? प्रेम का भाव था। और उसी प्रेम भाव के कारण उन दोनों में प्रेम की भाव विवहलता उत्पन्न हुई। भाव विवल होना, व्याकुल होना, भाव विवल होना, व्याकुल होना। तो भाव विवलता के रूप में यहाँ पहले बताया है नायिका की छटपटाहट। जो वामीरो है वो अपने घर गई। घर जाने के पश्चात वो बेमन से अपने आप को किसी और कार्य में रत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बार बार उसका ध्यान तंतारा की तरफ ही जा रहा था। तंतारा का जो चेहरा है, उसकी याचनापूर्ण जो शब्द हैं उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों की ओर आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि जिस तंतारा के विषय में उसने कई कहानियां और चर्चे सुने हैं, जिसके बारे में पता चला है कि वो बहुत साहसी और बलिष्ठ है, आज उसका एक दूसरा रूप देखा जिसमें वो बहुत ही भोला और सहृदय, बड़ा ही सरल प्रतीत हो रहा था। वामीरो ने अपने जीवन साथी की जैसी कल्पना की थी, तंतारा बिल्कुल उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। यानी तंतारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे जीवन साथी की कल्पना वामीरो ने की थी। यानी वो तंतारा को अपने जीवन साथी के रूप में देख रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कारण, क्योंकि उस गांव का एक नियम था कि वहां की युवती को उसी गांव से संबंधित युवक से ही शादी करनी थी। किसी और गांव के युवक से वो शादी नहीं कर सकती थी। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ तंतारा जो है, नायक जो है, वो भी बहुत व्याकुल था। वो दिन भर इसी सोच में था कि वामीरो से मैं दोबारा से मुलाकात करूंगा। पूरा दिन बड़ा ही उबाऊ तरीके से बीता। बहुत मतलब ऐसे लगने लगा कि बहुत आंच रहित, बहुत उबाऊ और व्याकुलता भरा दिन बीता। तंतारा के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था
एक एक पल उसको एक एक सदियों के समान या पहाड़ के समान प्रतीत होने लगा। जैसे तैसे दिन बीता, शाम का समय आया और शाम के समय लपाती गांव की तरफ समुद्र के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर तंतारा जाकर बैठ गया और पूरी तरह से वामिरों की प्रतीक्षा में रत था। उसकी आंखें एक टक लपाती गांव के रास्ते की ओर ही निहार रही थी। वो उसी की बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था। एक तरफ उसके मन में छटपटाहट थी, व्याकुलता थी वामिरों से मिलने की, और दूसरी तरफ एक आशंका भी थी, वामिरों नहीं आई तो क्या होगा। तो यहाँ एक पंक्ति दी गई है कि जो तंतारा है उसकी आस की किरण सूर्य की डूबती हुई किरणों की तरह धीरे धीरे अस्त हो जाएगी अगर वामिरों नहीं आई तो। लेकिन अचानक से नारियल के पेड़ों के झुरमुटों में उसे एक आकृति सजग होती दिखाई दी। थोड़ा और करीब आने पर उसे पता चला कि वामिरों आ गई है। वामिरों को देखकर तंतारा बड़ा ही प्रसन्न होता है। वो वामिरों भागते हुए उसकी ओर आती है और एक टक हक्की बक्की होकर खड़ी हो जाती है। दोनों शब्दहीन होते हैं और एक दूसरे को निहार रहे होते हैं निर्निमेष। निर्निमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए। अब यहाँ क्या होता है, दोनों में प्रेम का भाव उपजता है, लेकिन यहाँ प्रेम का स्वरूप कैसा है जिसमें अभद्रता और अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बच्चों, पाठ्यक्रम में इस पाठ का शामिल होने का उद्देश्य यहाँ किसी लव स्टोरी के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसी प्रेम कथा के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा। उस प्रेम कथा ने उस ग्रामीण परिवेश में जो विद्वेष की जड़ें थी, उन जड़ों का कैसे खात्मा किया, वो मुख्य उद्देश्य है। और इस पाठ का यहाँ प्रयोजन भी यही सिद्ध होता है। तो प्रेम का स्वरूप कैसा था? तो प्रेम का स्वरूप बहुत ही सहज था, जिसके अंदर अभद्रता और अश्लीलता नहीं थी। वो दोनों शब्दहीन होकर निर्निमेष एक दूसरे को कई देर तक निहारते। कई बार उनका मिलना होता और उनके मन में अनवरत समर्पण का जो भाव है वो बहने लग रहा था। यानी एक दूसरे के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। अब आपको पता है कि हर किसी स्टोरी में लास्ट में एक क्लाइमैक्स आता है, और वहां पर जब इसका अंत आना था तो वहां पर क्या हुआ, लोगों को उस जो प्रेम कथा है, दोनों प्रेमी युगल की जो कहानी है उसके बारे में पता लगने लगा। लेकिन ग्रामीण परिवेश में रीत थी, तो वहां गांव की क्या रीत थी? गांव की ये रीत थी कि विवाह के बंधन एक गांव के व्यक्ति के उसी गांव के दूसरे व्यक्ति से हो सकते थे, दूसरे किसी गांव के व्यक्ति से वहां विवाह संबंध कायम नहीं किए जा सकते थे। इसलिए लोगों ने उन दोनों को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, इसलिए उन पर उनकी बात का असर नहीं हुआ। अब क्या हुआ, तो वहां लोगों के विरोध के स्वर उपजने लगे। लोग उन दोनों की इस प्रेम के भाव का जो है विरोध करने लगे, बुराइयां होने लगी, विद्रोह जागने लगा। वहां पासा गांव में जो ये यहाँ तंतारा का जो गांव था, पासा गांव, वहां पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व का आयोजन पुराने समय में आयोजन किया जाता था। इसका विशेष प्रयोजन होता था। क्यों? प्रयोजन ये था कि लोगों का मनोरंजन हो जाता था। वहां पशु पर्व का आयोजन होने का कारण था मनोरंजन किया जाना, लोगों का मनोरंजन होना। इसी बहाने से लोग सारे एक स्थान पे इकट्ठे होते, एक दूसरे से उनका परिचय होता, भेंट होती, मुलाकात होती। और फिर क्यों होता था वहां आयोजन? तो वहां पशुओं की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। पशुओं की शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ वहां जो शक्तिशाली युवक भी होते थे, उन युवकों की भी शक्ति परीक्षा ली जाती थी। और पूरे महाद्वीप पर एक ही युवक था जो बहुत शक्तिशाली था, वो था तंतारा। तो पशु पर्व के आयोजन में वहां कई कार्यक्रम भी होते थे, खेल, संगीत, भोजन, इस तरह के कार्यक्रमों के साथ साथ जो लोग हैं वहां पर एक दूसरे का मनोरंजन करते, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते। लेकिन वहां पासा गांव में जब इस पशु पर्व का आयोजन था तो तंतारा एक ही दिशा में और एक ही व्यक्ति के इंतजार में था। वो कौन था? वामिरों की प्रतीक्षा में था। तभी एकाएक उसे नारियल के पेड़ों के पीछे से एक आकृति जो है वो दिखाई देने लगी। जैसे ही वो निकट गया तो वो आकृति किसकी थी? वामिरों की थी। यानी वामिरों वहां उपस्थित हो गई थी, लेकिन लगातार रोई जा रही थी। उसके रोने के स्वर को सुनकर धीरे से वहां वामिरों की माँ भी उपस्थित हो गई। और माँ ने जब तंतारा और वामिरों को एक साथ वहां देखा तो वो तंतारा को बहुत भला बुरा कहने लगी।
उनके स्वर को, तेज स्वर को सुनकर पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। वो तंतारा की बुराई करने लगे और तंतारा और वामिरों के इस प्रेम का विरोध करने लगे। वहां विद्वेष का स्वर उपज पड़ा था और उसी विद्वेष के कारण वो वामिरों एक तक लगातार रोई जा रही थी बिना रुके, और तंतारा जो है उसके रोने को, उसके रुदन को देखे जा रहा था, लेकिन असहाय था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो उसको अंदर ही अंदर क्रोध भी आने लगा। अब तंतारा शक्तिशाली था, क्रोध में कुछ भी कर सकता था, लेकिन वहां उसने अपने इस क्रोध को सीधे रास्ते पर गमन किया, उन्मुख किया। और वहां उसने क्या किया, वहां जैसे ही विद्वेष की लोगों के द्वारा अभिव्यक्ति होने लगी तो उसने अपने क्रोध का शमन करने के लिए तुरंत अपने उसका क्रोध में हाथ जो है तलवार की मूठ पे गया। मूठ यानी हत्था। तलवार के उस हत्थे को जैसे ही उसने पकड़ा, तुरंत उसने तलवार निकाली। एक बार देखिए तो सारे लोग डर गए कि तंतारा शक्तिशाली है, कहीं लोगों का नुकसान ना कर दे, लेकिन पूरी ताकत के साथ उसने उसी लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंप दिया और उसी तरफ लेके आगे की ओर बढ़ने लगा। खींचते खींचते वो धरती के दूसरे किनारे की ओर पहुंच चुका था। लोगों ने ध्यान दिया तो पता चला कि तलवार जमीन में घोंप दिए जाने के कारण उस जमीन में दरार आ गई, और दरार इतनी गहरी और चौड़ी होने लगी कि धरती दो हिस्सों में विभाजित हो गई। यही कारण था, यहाँ भौगोलिक स्थिति बताई है कि अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप थे तो एक ही, लेकिन वहां पर धरती विभाजित हो गई। कारण क्योंकि ततारे अपने क्रोध का शमन करने के लिए जब तलवार को जमीन में पूरी ताकत के साथ घोंपा और खींचते खींचते दूसरे किनारे की ओर लेकर गया तो धरती दो हिस्सों में बंटने लगी। जैसे ही धरती दो हिस्सों में बंटने लगी, पूरे उस द्वीप के दो हिस्से बन गए। एक तरफ वामिरों और पूरा ग्रामीण समूह खड़ा था और दूसरी तरफ कोने में ही तंतारा था। अब क्या हुआ, तंतारा ने जब थोड़ा सजग होकर देखा तो उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो उसे लगा कि वास्तव में वह उस कोने पर खड़ा है जहां धीरे धीरे समुद्र का पानी आ रहा है, और वो जो द्वीप है थोड़ा जब पानी के अंदर डूब भी रहा है। अब तंतारा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने छलांग लगाकर दूसरे कोने को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ वहां से धीरे धीरे फिसल रहे थे और एकाएक तंतारा जो है पानी की उन लहरों में कहाँ निमग्न हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे छोर पर वामिरो तंतारा को आवाज लगाती रही, लेकिन उसकी आवाज और उसकी मदद करने के लिए वहां कोई भी नहीं आया। लोगों का मत है कि कई दिनों तक वामिरो बिना कुछ खाए पिए, यानी उसने खाना पीना छोड़ दिया और कई दिनों तक वहां उस किनारे पर जा करके तंतारा का इंतजार करती, लेकिन बाद में वामिरो भी कहाँ गई उसके बारे में भी गांव के किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं थी। यानी दोनों जो नायक और नायिका थी, यानी प्रेमी युगल जो था, प्रेमी जोड़ा जो था, वो कहाँ हो गया, अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान कर चुका था। तो यहाँ बताया है उस प्रेमी युगल ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जैसे ही उन दोनों के जीवन का बलिदान हुआ, वहां लेखक ने हम सभी को परिचित करवाया है कि यहाँ उस प्रेमी युगल ने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि परमार्थ के लिए सोचा। परमार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए। क्या कि वहां जो ग्रामीण परिवेश में जो रीत थी, वो रीत रूढ़ी बन चुकी थी। रूढ़ी यानी गांवों के विकास में वह नियम जो है वो उनकी उन्नति में बाधक बन गया था। क्योंकि एक अगर व्यक्ति किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को चाहने लगे तो उससे अगर वो अपना कोई संबंध कायम करना चाहे, वैवाहिक गठबंधन में बंधना चाहे, तो वहां ग्रामीण लोगों की ये रीत जो है वो बाधक सिद्ध हो रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उस रीत का खात्मा हो गया। वहां अब नया नियम चलन में आ गया कि अब दोनों द्वीपों में वैवाहिक संबंध कायम होने लगे। तो वहां उस प्रेमी युगल ने अपने जीवन और अपने प्रेम के बलिदान के माध्यम से एक नया परिवर्तन कायम किया, एक क्रांति ला दी कि वहां उन दोनों गांवों के मध्य, पासा गांव और लपाती गांव, उन दोनों गांवों के मध्य वैवाहिक संबंध कायम होने लगे और गांव के हर घर में इन तंतारा और वामिरों के प्रेम की कथाओं के चर्चे कहे और सुने जाने लगे। तो यहाँ
लीलाधर मंडलोई ने बताया है कि तंतारा जो है लहूलुहान होकर के जब पानी में निमग्न हो गया और वामीरो उसकी याद में अपने आप का बलिदान दे चुकी थी, वहां जो है इस प्रेमी युगल को बड़े ही सम्मान के साथ स्थान दिया जाता है। न केवल स्थान दिया जाता है बल्कि वहाँ कार निकोबार, लिटिल अंडमान, वहाँ हर घर में इनकी कहानियों के चर्चे कहे और सुने जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तंतारा और वामीरो की जो ये प्रेम कथा है, वास्तव में इसने न केवल वहां एक परिवर्तन ला दिया बल्कि परिवर्तन के साथ साथ दूसरे आने वाली पीढ़ियों की भी भलाई कर दी। यहाँ परोपकार की भावना से प्रेरित था वो प्रेम, स्वार्थ का बिल्कुल बोलबाला नहीं था। वहां उन्होंने अपने प्रेम और अपने जीवन को महत्व नहीं दिया बल्कि समर्पण के भावनाओं को अपने मनों में स्थान दिया और उनका एक दूसरे के प्रति यही समर्पण उनके जीवन के बलिदान का कारण भी बना। तो मैं ये मानती हूँ कि इस तरह से एक एक पॉइंट्स को यहाँ मैंने जिस तरह से लिखा है, यहाँ आपका पूरा पाठ पूर्ण होता है। पहले पैराग्राफ में यहाँ भौगोलिक स्थिति दर्शाई गई है, दूसरे पैराग्राफ में नायक का परिचय दिया गया है, नायक की व्यवहार कुशलता और उसका वहां पर व्यक्तित्व दिया गया है। तीसरे पैराग्राफ में जब वो अपनी थकान को मिटाने के लिए समुद्र के किनारे जाता है, जो कि लखपाती गांव का किनारा है, वहां इतना निमग्न होता है, स्वर सुनाई देता है, गीत के स्वर में सुध-बुध होता है और उसकी नायिका से भेंट होती है, प्रश्नोत्तर शैली में उनमें संवाद होता है और एक दूसरे का परिचय वो प्राप्त करते हैं। परिचय प्राप्त करने के पश्चात उन दोनों के मन में एक सजल भाव, एक बहुत ही सहृदय जो भाव है वो उनके हृदय में उपजने लगता है, वो होता है प्रेम का भाव। और इसी प्रेम के भावनाओं के कारण नायिका जो है वो पूरे समय जो है तंतारा के ही ख्यालों में गुम रहती है, बेचैनी अनुभव करती है। वो न चाहते हुए भी तंतारा को भूल नहीं पाती है और तंतारा को अपने जीवन साथी के रूप में चाहने लगती है और तंतारा भी दूसरी तरफ व्याकुल होता है। वो वामीरो से दोबारा भेंट करना चाहता है और इसी कारण समुद्र के किनारे उसी चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करता है। दोनों की फिर से मुलाकात होती है, लेकिन वहां जो प्रेम का स्वरूप है वो बिल्कुल अश्लील और अभद्र नहीं है। वहां उनके प्रेम के स्वरूप में एक दूसरे के प्रति समर्पण है। वो शब्दहीन रहते हैं, अपनी भावनाओं को किसी भी शब्दों में नहीं पिरोते बल्कि एक तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर अपने अपने गांव की ओर गमन कर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहां विरोध के स्वर उपजने लगते हैं और लोग उनकी उस प्रेम का जो प्रेम उपजा है उसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि वहां गांव की रीत होती है कि एक गांव के व्यक्ति को विवाह के लिए उसी गांव के दूसरे व्यक्ति को चुनना होता है। अलग अलग गांवों में उनमें वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। तभी वहां पशु पर्व का आयोजन होता है और पासा गांव में जब पशु पर्व के आयोजन में सारे ग्रामीण लोग वहां उपस्थित होते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करवाया जाता है। न केवल पशुओं का बल्कि शक्तिशाली युवकों के भी शक्ति की परीक्षा ली जाती है। तो वहां तंतारा प्रतीक्षा में रत होता है और वहां वामीरो उपस्थित होती है, वो रो रही होती है। तभी उसकी माँ का वहां उपस्थित होना और तंतारा की बुराई करना, उसको अपशब्द कहना, उसको भला बुरा कहना, वहां ग्रामीण लोगों का उपस्थित होकर उनकी बुराई करना, उनका उनका प्रेम का विरोध करना, इस तरह से तंतारा जो है धीरे धीरे क्रोधित होने लगता है। और क्रोध का शमन करने के लिए वो किस तरह से लकड़ी की तलवार को पूरी शक्ति के साथ जमीन में गाड़ देता है और धरती के दो हिस्से कर देता है। उन दोनों हिस्सों में वो तंतारा दूसरी तरफ होता है और तंतारा धीरे धीरे पानी में निमग्न हो जाता है। तंतारा को वहां निमग्न होते देखकर वामीरो बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई तत्पर नहीं होता। और कई दिन वामीरो भी वहां उसी स्थान पे जाती है और धीरे धीरे वामीरो की जानकारी भी लोगों को नहीं रहती कि वामीरो कहाँ गई। अब जो है प्रेमी युगल अपना बलिदान दे देता है और ग्रामीण परिवेश में वहां एक परिवर्तन और क्रांति आ जाती है। तो पूरे पाठ को, पूरे पाठ्यक्रम को मैंने यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग बिंदुओं में बांट दिया है। आप मेरे इन्हीं बिंदुओं को अगर लिख कर चलो तो आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ बेटा कि यहाँ अपना ये पाठ जो है वो पूर्ण होता है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये पूरी प्रेम कथा अच्छे से समझ आई होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रेम किसी भूख, किसी स्वार्थ, किसी लालच का विवश नहीं होता, मजबूर नहीं होता। प्रेम असलियत में वही है जो समर्पण और बलिदान की भावनाओं से प्रेरित हो। तो यहाँ ये कहानी जो है हमारे पीछे एक संदेश, एक शिक्षा, एक जो सीख है वो लेकर के चलती है कि यहाँ जो है प्रेम में समर्पण, प्रेम में परोपकार, प्रेम में आने वाली पीढ़ियों के लिए सहूलियत की भावना रहती है। इसी कारण इस प्रेमी युगल ने अपना बलिदान किया और इसी कारण इस युगल को वहां याद भी किया जाता है।
तो इस प्रकार यहाँ ये कहानी पूर्ण होती है। अब हम जो है अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नों में यहाँ शुरुआत वाले जो प्रश्न हैं जिनमें मौखिक उत्तर देने वाला दिया हुआ है कि 1 या 2 पंक्ति में उत्तर दीजिए, बड़े ही सरल हैं और आपको आसानी से आ भी सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तंतारा वामीरो की कथा कहाँ से संबंधित है? तो यहाँ तंतारा वामीरो की कथा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। एक ही पंक्ति में इसका उत्तर आ जाता है। दूसरा है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि एकाएक समुद्र की उठने वाली ऊंची लहर ने उसका ध्यान भंग कर दिया और वो अपना गाना भूल गई। तीसरा प्रश्न, तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? तंतारा ने वामीरो से याचना की कि अपना गाना पूर्ण करो और अगले दिन यहीं इसी स्थान पर मुझसे मिलो। चौथा प्रश्न है, तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीत थी? मैंने यहाँ पे आपको बताया है, दोनों के गांव की रीत थी कि उनमें आपस में वैवाहिक संबंध कायम नहीं हो सकते थे। शादी के लिए उनको एक ही गांव का होना आवश्यक था। और अंतिम प्रश्न है, क्रोध में तंतारा ने क्या किया? तो क्रोध में तंतारा ने क्या किया अभी मैंने आपको स्पष्ट करवाया। इस क्रोध का शमन, शमन यानी शांत, क्रोध का शमन करने के लिए तंताने ने पूरी शक्ति के साथ अपने लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंप दिया और उसे खींचते हुए दूसरे किनारे तक लेकर के गया, जिससे उस धरती के 2 टुकड़े हो गए। तो यहाँ 1 या 2 पंक्ति में प्रश्नों के उत्तर हमने आज ही कर लिए हैं। वैसे कल इन बाकी सारे प्रश्नों का एक अच्छे से दोहरान मैं करवाऊंगी और इस काम की पीडीएफ जो है वो आपको आपके नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद बेटा। घर बैठ करके स्वस्थ तरीके से इस कक्षा में शामिल होने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में अपनी सहभागिता इसी तरह से निभाते रहें।